गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो है सक्षमता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं और ताबूत में अंतिम कील की तरह साबित होंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं परीक्षा का मात्र आज ही समय बचा हुआ है। कल से 23 जुलाई से आप लोगों की परीक्षा प्रस्तावित है। जो भी हमारे शिक्षक की परीक्षा कल है वो अपना एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे और तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी। जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाला है वो आज डाउनलोड कर लीजिएगा। आज जो है आप लोगों के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं संकलन किया हूँ, जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। अंतिम समय में एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? पहला है दुग्ध उत्पादन से है, दूसरा है मछली उत्पादन से है, तीसरा है फसल उत्पादन से है, चौथा अंडा उत्पादन से। बताइएगा आप लोग, जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध जो है दूध उत्पादन से है। किसके उत्पादन से है? दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन फ्लड का भी जो संबंध है दुग्ध से होता है। अगर कहा जाए श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो वर्गीज कुरियन का नाम आप लोग याद रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बनने की प्रबल संभावना होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध जो है मछली पालन से या मत्स्य पालन से है। फसल उत्पादन किससे संबंधित है तो आप लोग हरित क्रांति का नाम आप लोग याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याख्या जरूर आप लोग देखिएगा। फसल उत्पादन किससे संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है। जबकि अंडा उत्पादन किससे संबंधित है तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। ये आप लोग चारों विकल्प को एक साथ देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हमको बताइएगा आप लोग कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। कमेंट कीजिएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ये आप लोग ऑप्शन इसका कमेंट कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में हरित क्रांति का संबंध किससे है? पहला है दूध उत्पादन से, दूसरा है मछली उत्पादन से, तीसरा है फसल उत्पादन से, चौथा है अंडा उत्पादन से। तो आप लोग याद रखिएगा हरित क्रांति का जो संबंध है वो फसल उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हरित क्रांति के जनक कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आप लोग याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन का आप लोग नाम याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाए कि हरित क्रांति की स्थापना कब हुई तो 60वें दशक में 1965 से 66 के मध्य जो है होती है। 1965 से 66 के मध्य होती है हरित क्रांति की स्थापना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है आर्गन। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो जो वायुमंडल में है सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। कितने परसेंट? वो है 78%। कितने परसेंट? 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस कितनी परसेंट पाई जाती है? ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में किन दो गैसों का मिश्रण 99% होता है तो आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो है योग 99% होता है। इन दो गैसों का जो है कुल 99% जो है योगदान होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये भी प्रश्न अच्छा था, आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा पूछा जाए कि यूरिया में जो है कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में
कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता का एक उदाहरण है? पहला है बकरी, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है बाघ, चौथा है कुत्ता। बताइएगा आप लोग। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जिनका भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, पूर्ण रूप से शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे कहा जाए कि पेड़ पौधों को खाया बकरी ने खाया और बकरी को खा गया मनुष्य, ठीक है, और मनुष्य को खा गया बाघ और बाघ को खा गया बाज, ठीक है। तो पेड़ पौधे को खाया बकरी, तो बकरी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। समझ में आया? अगर इसके अलावा कहा जाए बाघ कैसा उपभोक्ता है, तो बकरी को जो है बाघ खा सकता है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। अगर बाज कहा जाए तो ये हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। ये जो है शीर्ष मांसाहारी होते हैं, तो बकरी जो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है कि बेरी कि घेंघा कि स्कर्वी? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा कल ही है, तो फ्रेश माइंड में रहिएगा और जो भी पढ़ा है उसको वहीं पर आप लोग जो है रखिएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र इतना कठिन नहीं आने वाला है, बहुत ही मंद गति का आने वाला है, 1 to 5 लेवल का होगा। तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है, बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है, उसका भी विटामिन सी की कमी से हो जाता है। तो विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। रिकेट्स या सूखा रोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है उपसौर की घटना किस दिन होती है? पहला है 3 जनवरी, दूसरा है 4 जुलाई, तीसरा है 21 मार्च और चौथा है 23 सितंबर। वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ये सक्षमता 1 और 2 में सवाल पूछा गया था। उपसौर की घटना तब होती है जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है। ये घटना 3 जनवरी को कहलाती है। उपसौर की घटना किस दिन होता है? तो 3 जनवरी को आप लोग याद रखिएगा। जब पृथ्वी सूर्य से जब दूर हो जाती है तो ये घटना अपसौर की कहलाती है। ये होती है 4 जुलाई को अपसौर कि कब होती है? तो अपसौर की घटना होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटे की रात होगी तो 12 घंटे के दिन होगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पूछा गया था, फिर इस ऑप्शनों से प्रबल पूछे जाने की संभावना होगी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 22 मार्च को, दूसरा है 22 अप्रैल को, तीसरा है 5 जून को और चौथा है 22 मई को। देखिए, आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं फिर भी जो है क्लास को ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परीक्षा का सवाल है। तो आप लोग गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार दिवस भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल की हम बात करें तो जल कहाँ है? पृथ्वी पर, तो विश्व पृथ्वी दिवस कौन हो जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग चारों ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा। इस बार इसमें से एक क्वेश्चन 101% मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पहला है बुध, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है शुक्र, चौथा है शनि। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सूर्य के जो है सबसे नज़दीक ग्रह वो है बुध। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब
हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो वो है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, जुड़वा बहन, तो शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके अलावा पूछा जाए किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो आप लोग शनि के याद रखिएगा, सर्वाधिक उपग्रह हैं, सर्वाधिक उपग्रह जो हैं शनि के हैं। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पूछा जाए किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है, मंगल को। एक ऑप्शन और है, कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं हो, आप लोग नाम याद रखिएगा, बुध और शुक्र। कौन है, बुध और शुक्र। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो आप लोग पृथ्वी को याद रखिएगा, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसी पर जो है जीवन संभव है। ये कुछ पॉइंट थे, उनको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। पहला है वाराणसी, दूसरा है कटक, तीसरा है शिमला और चौथा है कानपुर। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान, चावल कैसे खाएंगे, तो कटक से खाएंगे काट के, तो कटक हो जाएगा। चावल अनुसंधान कहाँ है, कटक में। ये कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में कहा जाए। इसके अलावा कहा जाए केंद्रीय भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है, तो वाराणसी में है। सब्जी अनुसंधान, सब्जी अनुसंधान कहाँ है, तो वाराणसी में है। इसके अलावा बात करें हम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शिमला है। आलू को हम शिमला के साथ खाएंगे। इसके अलावा पूछा जाए भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कानपुर लगाइएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर। ये भी आप लोग ऑप्शन ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में जिक्र किया हूँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलहन कहाँ है, कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बिहार से जुड़ा हुआ है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है। ये मात्र जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये पटना में है कि नालंदा में है कि पश्चिमी चंपारण में है कि कैमूर में है। तो आप लोग याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना है। समझ में आ गया होगा। अगर सबसे छोटा जिला की बात करेगा शिवहर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रहेगा कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। पहला है पटना, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पश्चिमी चंपारण, चौथा है नालंदा। ये भी इसको टिक कर लीजिएगा। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कि सल्फर डाइऑक्साइड कि नाइट्रोजन। तो जो निम्न में जो पेड़ पौधे जो ग्रहण करते हैं वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बताइएगा आप लोग कि पेड़ों में जो है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, हरा रंग किसके कारण होता है। ये ऑप्शन आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन हम एक और बताइएगा आप लोग, पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है वायुमंडल। तो आप लोग याद रखिएगा जो है 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल।
क्षोभ मंडल में क्या होगा, तो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी। इसके अलावा पूछा जाए हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में। कहाँ उड़ते हैं हवाई जहाज़, तो हवाई जहाज़ जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके अलावा बात करें हम कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा समताप मंडल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि ओजोन मापने की इकाई कौन सी होती है, ओजोन परत मापने की इकाई तो डाप्सन होती है। कौन सी होती है इकाई, डाप्सन का आप लोग नाम याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस आप लोग याद रखिएगा 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दलदली स्थान एवं धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ओजोन। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा इस बार के लिए। तो दलदली स्थानों एवं धान के खेतों में जो है मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। ये जो है एल्केन श्रेणी का सदस्य है। किसका है, तो एल्केन श्रेणी का जो है सदस्य है। आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि LPG का मुख्य घटक कौन सा है। LPG का मुख्य घटक कौन सा है और CNG का मुख्य घटक कौन सा है। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का कमेंट का। अगला है भारत का पहला, यह भी सवाल पूछा गया है, आप लोग टिक कर लीजिएगा कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है असम, चौथा है मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो महाराष्ट्र में लगाया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। कहाँ, तारापुर। कहाँ है, तारापुर। इसके अलावा बात करें कैगा कहाँ है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो कैगा है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ है, तो कलपक्कम है तमिलनाडु में। कहाँ है, कलपक्कम है तमिलनाडु में। नरौरा कहाँ है, तो नरौरा है उत्तर प्रदेश में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया होगा। और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कुडनकुलम ये भी आप लोग याद रखिए। कुडनकुलम ये भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में ये है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से फलों के पकने में कौन सी गैस सहायक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहेगा। टॉप 20 क्वेश्चन की मैं श्रृंखला लेकर आया था जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। प्राकृतिक रूप से फलों के पकने में कौन सी गैस सहायक है, तो पहला है एथिलीन, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा है मेथेन, चौथा है प्रोपेन। तो जो प्राकृतिक रूप से जो फलों के पकने में सहायक है वो गैस है एथिलीन। आप लोग याद रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर कृत्रिम रूप से फलों के पकने में सहायक है, कृत्रिम रूप से फलों के पकने में सहायक है, तो वो है एसिटिलीन। कौन सा हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना कहलाता है। पहला है डायनमो, दूसरा है विद्युत मोटर, तीसरा है ट्रांसफार्मर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जो है विद्युत मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। डायनमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना आप लोग डायनमो का काम होता है। ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में बदलता है। तो ये ट्रांसफार्मर का कोड हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको डायनमो और विद्युत मोटर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा सवाल इस सेशन के लिए और ये अंतिम प्रश्न है आज की सीरीज का कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। पहला है WBC, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा RBC और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा
जो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, अगर पूछा जाए रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.5। अगर अगली बात है रक्त कैसा है, तो आप लोग याद रखिएगा रक्त जो है क्षारीय होता है, क्योंकि 7 के ऊपर गया है तो क्षारीय होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। इसको किसने बांटा था? इस वैज्ञानिक के नाम याद रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर जी ने जो है रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? मैं कमेंट का इंतज़ार करूंगा आप लोगों के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा सहायक है? जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? सहायक है। तो बताइएगा आप लोग कि सेशन कैसा लगा आज का, कमेंट कीजिएगा। ये ताबूत में अंतिम कील की तरह साबित होगा ये सेशन, और लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, तैयारी मजबूत करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।